हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, जो इंडिया का एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है उसको अभी रिसेंट पुश मिला है यूजीसी ड्राफ्ट गाइडलाइन के अंदर। आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मॉडर्न मेडिसिन के जो स्टूडेंट होंगे इंडिया में, उनको नज किया जाएगा कि एटलीस्ट वो कुछ क्रेडिट कोर्स लें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जैसे कि आयुर्वेदा और सिद्धा। ये जो यूजीसी ने ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू किया है, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पहली बार जानकारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया था। अभी जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हायर एजुकेशन करिकुलम में अक्रॉस इंडिया डिफरेंट फील्ड्स में इंडियन नॉलेज सिस्टम को अलग अलग तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इनमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को ऐसे कोर्सेज डेवलप करने होंगे जो स्टूडेंट को इंडियन नॉलेज सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराए। तो यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल दिया है, जो कि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझना था, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पहली बार यूज किया गया था। और उसके अंदर उसका कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट को एंशिएंट नॉलेज सिस्टम से अवेयर कराया जाए और उनको बताया जाए कैसे अपना कंटेम्प्रेरी नॉलेज जो है वो एंशिएंट नॉलेज से इंटरलिंक है। ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए इस आर्टिकल से। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा रिलेवेंट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज में पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा महसूस करता है कि जो जजमेंट्स कोर्ट के होते हैं, अगर उनमें पैराग्राफ नंबरिंग किया जाए और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो किया जाए बाई कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, तो केस के रेफरेंस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जस्ट एक एज एन अपडेट आप ध्यान रखिए कि कोर्ट में किस तरह के चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। उनमें एक चैलेंज ये भी है कि समझ लीजिए जब कोई केस कोर्ट के पास आता है, जैसे आप जानते हो कोर्ट डेली बेसिस पे ऑलरेडी बहुत सारा केसेस सुनता है। काफी सारे रेफरेंस जजमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए जजेस के पास बहुत कम टाइम रहता है। उस कम टाइम में वो चाहते हैं कि जो असल मुद्दा है, जो मीट ऑफ द जजमेंट है, वो रेफरेंस कर सके इजीली फास्ट। तो उसमें पैराग्राफ नंबर्स देने में, जो भी जजमेंट रिलीज हो रहा है उसमें ऑलरेडी अगर पैराग्राफ नंबर्स गिवन है, तो जजेस को इससे बेनिफिट होगा और कम टाइम में वो इफेक्टिव जजमेंट दे पाएंगे या रेफरेंस ले पाएंगे। उस कंटेक्स्ट में बताया, एग्जाम के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज चैलेंजेस फेस्ड बाय जजेस इन गिविंग राइट वर्डिक्ट, इस थीम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनता है, उसमें ये वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। अभी देखिए, यूक्रेन वॉर चल रहा है, आप सभी को पता है, और G20 का लीडरशिप इंडिया के पास है। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा यूक्रेन की मिनिस्टर है, वो इंडिया में आई थी। तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा G20 को एड्रेस करने के लिए, G20 समिट के अंदर जो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। बट इंडिया ये भी चाहता है कि रशिया उसको उसका पार्ट हो उस समिट का। पर अगर रशिया उसका पार्ट होता है तो ये पार्ट यूक्रेन को देने में इंडिया को डिफिकल्टी होगा। इस कंटेक्स्ट में पूरा डिटेल आर्टिकल है और इंडिया का अप्रोच कैसा होना चाहिए वो जानकारी दिया है, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिलेवेंट है नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इंडिया यूक्रेन वॉर, या हाउ व्हाट शुड बी इंडिया अप्रोच इन बैलेंसिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन द यूक्रेन वॉर। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसमें G20 वाले सबमिट का पॉइंट आप एज अ पॉइंट खाली मेंशन कर सकते हो, डिटेल मेंशन नहीं करना आपको। अब देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा सुनवाई होगा अभी हाल फिलहाल में। पर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बात रिलेवेंट इसलिए है कि अपने को इतना समझना है कि अपने लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अडॉप्टेड चाइल्ड जो है, वो भी 3 महीने से कम का जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसकी उसको अडॉप्ट करने वाली मदर को मैटरनिटी लीव सिर्फ 12 वीक्स के लिए मिलता है। और जो जिस मदर ने बच्चा को जन्म दिया है, उनको 26 वीक्स के लिए मिलता है। तो जो डिफरेंस है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसके ऊपर किसी ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत। तो इस पर डिटेल जानकारी है, बहुत सारी बातें आपको नहीं जाननी, बस आपको इतना समझना है कि जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। प्लस ये भी बात एक अच्छा पिटिशनर ने रेस किया कि इंडिया में अडॉप्शन प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी 3 महीना का बच्चा जो है अडॉप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर एक पेरेंट्स को लग जाता है बच्चे अडॉप्ट करने में। तो बच्चा 3 महीना का हो, उसको अडॉप्ट करना चालू करे तो अडॉप्ट होते होते उसमें 2 साल हो जाएगा। ये सब चैलेंजेस है जिसके कारण ये लॉ थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के की प्रोविजन क्या क्या है, इस पे आपको रिवाइज करना है। इस आर्टिकल में खाली एक या दो प्रोविजन दिया तो उससे पढ़ के ज़्यादा फायदा होगा नहीं आपको, आप अलग से पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, संग से लड़ता हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला बात जो है, तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन है, उसको भी आप हल्का रिवाइज कर लोगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। क्योंकि मैटरनिटी और प्रेगनेंसी के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स और मेंस में बन ही जाता है, तो आपके लिए रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। अब वर्ल्ड पेज में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, सऊदी अरेबिया और ईरान बेस्ड हाउती रेबल ग्रुप जो है, जो यमन में बेस्ड है, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा पास्ट में। 2014 में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, इसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता था। यहाँ उस अरब स्प्रिंग का पार्ट था, मतलब बेसिकली।
और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा कर दिया था येमेन के अंदर, ह्यूमन राइट्स एकदम खत्म ही हो गए थे समझ लीजिए। तो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सऊदी अरब ईरान में कुछ बातचीत हुआ है, उनमें कोई रिज़ॉल्यूशन हुआ है, तो प्रिज़नर ऑफ वार्स को एक्सचेंज किया गया है। 2020 में एक यूएन मेडिएटेड डील साइन हुआ था, स्टॉकहोम एग्रीमेंट, जिसके तहत ये पीस की तरफ बढ़ावा चल रहा है। ये बस आपको एक जानकारी होना चाहिए कि स्टॉकहोम एग्रीमेंट जो है यमन से जुड़ा हुआ बात है। इतना आपको क्लियर होगा तो प्रीलिम्स का आपका मुद्दा क्लियर, और मेंस में कभी यमन कॉन्फ्लिक्ट या मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात आता है, तो उसमें यमन कॉन्फ्लिक्ट को एज़ एन एग्जांपल या पॉइंट आप कोट कर सकते हो। अब इकोनॉमी पेज में 1-2 रिलेवेंट बात है। पहला बात ये है कि श्रीलंका का फाइनेंशियल क्राइसिस खतरनाक रूप से चल रहा था, तो उसपे कई कंट्रीज़ ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एश्योरेंस दिया श्रीलंका को फाइनेंशियली हेल्प करने का। तो अभी इंडिया, जापान और फ्रांस, ये 3 कंट्री ने मिलके कॉमन प्लेटफ़ॉर्म बनाया डिस्कशन का, जहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ जिनको उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया है, श्रीलंका, घाना, जाम्बिया और इथियोपिया, उनके फाइनेंशियल डेब्ट सिचुएशन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए या उसको कैसे बेनिफिट किया जाए, जैसे श्रीलंका को भी कम से कम दिक्कत हो, तो उस पे डिस्कशन किया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू 1-2 बात है कि पेरिस क्लब क्या होता है, जो श्रीलंका डेब्ट कैसे भी डिस्कशन करने वाला है, तो पेरिस क्लब व्हाट इज़ दिस? एक यूरोपियन ग्रुप है, 22 कंट्रीज़ का, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, पेरिस क्लब क्या है। और आईएमएफ जो होता है, वो किसी भी कंट्री को क्रेडिट देता है, तो कुछ कंडीशंस लगाता है। तो आईएमएफ का वे ऑफ गिविंग क्रेडिट जो है, मेथड्स क्या-क्या है, उनके बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ सकता है, ये किसका मेथड है? जैसे रैपिड फाइनेंसिंग पूछ दिया था आपको 2021 या 22 में आई बिलीव, तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। ये 2 जानकारी आईएमएफ संबंधित और आईएमएफ के क्या रिपोर्ट होते हैं, पेरिस क्लब क्या होता है, ये 3 बात आप पढ़ लोगे, तो प्रीलिम्स का आपका क्लैरिटी हो जाएगा। अब एक अपडेट ये है कि ग्लोबल क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए जी20 फेवर में है। एक आपको माहौल का अपडेट दे रहा है कि क्रिप्टो जो है अभी यहाँ पे रहने वाला है। क्रिप्टो को रेगुलेशन करने के लिए अगर टॉप जी20 इकोनॉमी रेडी है, तो आने वाले समय में ज़रूर होगा। क्रिप्टो विल समवेयर बी एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंस इन गोइंग फ्यूचर। ऐसा एक अपडेट आप ध्यान रख सकते हो। एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट जान आपके सेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक अपडेट इंडिया यूके एफटीए पे है, जहाँ पे कोबरा बियर और चांसलर ऑफ बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने कुछ बताया कि यार आप लोगों को लग रहा है कि इंडिया यूके एफडीए जो है स्टक हो गया है, पर वो स्टक नहीं है, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। तो ये सब बात आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये डिटेल आप पढ़ोगे तो एग्जाम में इसको लिख तो पाओगे नहीं, क्योंकि फाइनल जब एफटीए साइन होगा उसी का बात रिलेवेंट रहेगा। अभी आपको बस ये जानना है कि इंडिया यूके एफटीए जो है ये चल रहा है, इसमें कुछ प्रोग्रेशन हो रहा है धीरे-धीरे, जब आएगा तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। तो बस देखिए, आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही ध्यान देना था, कि कोई रिलेवेंट बात नहीं है जो आपको टेंशन लेके पढ़ना है। आई होप आपको इस तरह न्यूज़पेपर पढ़ने में डेली एग्जाम के लिए बेनिफिट होता हो, क्योंकि यही हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए, हमें और डिटेल ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। बाकी सब तो हम पीटी 365 जब आता है एग्जाम के पहले, या मेंस 365 जब आता है एग्जाम के पहले, उससे पढ़ के हम रिवाइज करते हैं। तो ये सब खाली आपको अवेयर करने के लिए है कि डेली न्यूज़ में क्या चल रहा है, ताकि आपका थोड़ा-थोड़ा करके आपके माइंड में वर्ल्ड का डेवलपमेंट धीरे-धीरे जाता रहे। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।